हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई एम बैक विद अ न्यू चैप्टर एंड दैट इज ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। अगेन अ वेरी गुड, वेरी इजी एंड नाइस चैप्टर। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स बिगिन। सो हमेशा की तरह सबसे फर्स्ट स्लाइड हमारा एमसीक्यूज की तरफ, 1 मार्क्स का ईच। और सबसे फर्स्ट एमसीक्यू हमारा, an association of individuals of a different species living in the same habitat and having functional interaction is called as biotic community। एकदम सरल, सीधा, साफ है। क्वेश्चन नंबर 2, कम्युनिटी इज डिफाइंड एज, जो भी कम्युनिटी है उसमें वो कम्युनिटी कैसे बनी, वो इंटरैक्टिंग पॉपुलेशन से बनी। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज, डिफरेंट पॉपुलेशंस बनाते हैं और वो इंटरैक्ट करते हैं तो वो क्या बनती है, कम्युनिटी बनती है। क्वेश्चन नंबर 3, रीजनल एंड लोकल वेरिएशंस विद इन ईच बायोम लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स। ठीक है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ रेनफॉल वाटर इज डन बाय, जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है वहाँ पर रेनफॉल भी मैक्सिमम है, वहाँ पर टेम्परेचर भी वार्म है, वहाँ पर सनलाइट भी अच्छी है। तो इन सब चीज़ों का, इन सारे फैक्टर्स का बेस्ट इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए वहाँ पे जो ट्रीज है वो काफ़ी हरे भरे, लंबे चौड़े साल भर बने रहते हैं और डेंस फॉरेस्ट बना रहता है। The cattle egret and grazing cattle in a close association is a classic example of। कैटल आप लोग समझ गए हो, ग्रेजिंग कैटल, चाहे वो भैंस हो, गाय हो, कोई भी हो, जो ग्रेजिंग कैटल है। जो कैटल इग्रेट है, आपने देखा होगा एक बगला जो हमेशा क्या होता है, भैंस के कभी मुंडी पे बैठ जाता है, कभी उसके पीठ पे बैठ जाता है, हमेशा उनके आसपास ही फटकता आपको नजर आएगा। ठीक है, तो ये कमेंसलिज्म का एग्जाम्पल है जहां पर ये फायदे में है कैटल इग्रेट, लेकिन ग्रेजिंग कैटल न्यूट्रल है, इसको ना तो फायदा है ना तो लॉस है। अब ये जो कैटल इग्रेट है वो करता क्या है ग्रेजिंग कैटल के आसपास, जो ग्रेजिंग कैटल है जब वो लोग मूव होते हैं या फिर जब वो लोग अपने टेल यहाँ वहाँ मूव करते हैं तो बहुत सारे इंसेक्ट्स फ्लाई होते हैं जो इग्रेट को लोकेट करने के लिए इतना इजी नहीं होता है। ठीक है, जब वो लोग फ्लाई करते हैं तो उनको इजीली नोटिस करते हैं और उनका शिकार करते हैं, है ना। तो इसमें इनका बेनिफिट है मगर कैटल का कोई लॉस नहीं है। तो ये एग्जाम्पल है किसका, कमेंसलिज्म का, राइट। The ecological niche of a population is a set of conditions and resources that it uses। niche को आगे हम लोग और बहुत डिटेल में देखेंगे। क्वेश्चन 7, ट्रॉपिकल डेंस फॉरेस्ट आर ड्यू टू, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया, हाई रेनफॉल, वार्म टेम्परेचर, अच्छी खासी सनलाइट, है ना, ये सारे ही फैक्टर सुटेबल है डेंस फॉरेस्ट के लिए। पोलर बेयर्स शो हाइबरनेशन ड्यूरिंग विंटर, हमेशा याद रखिए HW, हाइबरनेशन इन विंटर एंड एस्टिवेशन इन समर। ठीक है, होमवर्क HW एंड ASS, हाइबरनेशन इन विंटर, कोई भी एनिमल जो भी हाइबरनेट करता हो, और एस्टिवेशन इन समर। Question 9, in logistic growth curve, a lag phase shows initial stage of growth। Now what is exponential growth curve? देखो, exponential growth curve जो है वो कुछ ऐसा है, ठीक है। और हमसे क्या पूछा गया है, लैग फेज। तो ये है हमारा लैग फेज, ये है हमारा लॉग फेज और ये है हमारा स्टेशनरी फेज। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है, इन लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व लैग फेज शोज इनिशियल स्टेज ऑफ ग्रोथ, यही है इनिशियल स्टेज ऑफ ग्रोथ, है ना। So this is what lag phase, and this is plotted against the time, and here this is what population, right? Then
Question number 10. The number of deaths under ideal condition is known as absolute mortality. ये तो absolute mortality का definition ही है, तो कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है. The number of deaths under ideal condition is known as what? Absolute mortality. So with this we are done with the MCQs. Let's move on to single sentence answer. And the very first question is again define absolute mortality. जो हमारा last MCQ था वही हमारा first question है. ओके, सो द नंबर ऑफ डेथ्स अंडर आइडियल कंडीशन, मतलब कि एक जो आइडियल कंडीशन है, मतलब कि ऐसे नहीं है कि जो डेथ रेट है, फर्स्ट ऑफ ऑल मोर्टालिटी को हम क्या बोलते हैं? डेथ रेट भी बोलते हैं. ठीक है, ऐसे नहीं है कि भूख मरी हुई है या फिर रिसोर्सेज की कमी से, खाना पानी की कमी से मृत्यु हो रही है. ये आइडियल कंडीशन में डेथ हो रही है. दैट इज एब्सोल्यूट मोर्टालिटी. Next question is how absolute natality differs from realized natality. See, natality is opposite to mortality. Natality is what? Birth rate. And now your absolute natality is the number of birth under ideal conditions. Okay, and realized natality is when the environmental pressure comes into play. ये normal conditions में जो birth हो रही है वो absolute natality है, और जब environmental pressure है, मतलब कि जो भी हो environmental pressure हो उसमें जो birth हो रहे हैं वो realized natality है. तो हमेशा ही जब environmental pressure ज़्यादा होगा, conditions harsh होंगे, तो तब जो birth rate है वो हमेशा ही कम होगा. अगर खाने की कमी है, पानी की कमी है, बहुत गर्मी है, बहुत ठंडी है, बहुत बारिश है, तो वैसे केसेस में मोर्टालिटी ज़्यादा होगी. ठीक है, और नैटालिटी कम होगी. इसलिए जो एब्सोल्यूट नैटालिटी है वो हमेशा ही क्या होगी? रियलाइज्ड नैटालिटी से ज़्यादा होगी. और जो एब्सोल्यूट मोर्टालिटी है वो हमेशा ही रियलाइज्ड मोर्टालिटी से कम होगी. दोनों में ज़रा डिफरेंस ध्यान से समझें. रियलाइज्ड मोर्टालिटी मतलब कि जो नंबर ऑफ डेथ्स हो रहे हैं एनवायरमेंटल प्रेशर में, तो हमेशा ही जब एनवायरमेंटल प्रेशर होगा, कंडीशंस हार्श होगी, तो डेथ रेट ज़्यादा होगा नॉर्मल से. इसके लिए एब्सोल्यूट मोर्टालिटी हमेशा कम होगी रियलाइज्ड मोर्टालिटी से. ओवरएज अगर हम नैटालिटी की बात करें तो जब एनवायरमेंटल प्रेशर ज़्यादा होगा, कंडीशंस हार्श होंगे, अनफेवरेबल होंगे, तो बर्थ रेट कम होगा. ठीक है, तो एब्सोल्यूट नैटालिटी इज ए ग्रेटर देन रियलाइज्ड नैटालिटी. आई होप यू ऑल गॉट द डिफरेंस. नेक्स्ट इज व्हाट इज पॉपुलेशन इकोलॉजी. सो बेसिकली इकोलॉजी का मीनिंग ही क्या होता है? इकोलॉजी का मीनिंग क्या होता है? हाउ द एनिमल्स बिहेव और रिएक्ट इन इट्स ओन सराउंडिंग. ओके, सो योर पॉपुलेशन इकोलॉजी लिंक्स इकोलॉजी टू पॉपुलेशन डायनामिक्स, दैट इज एट्रीब्यूट्स, genetics and evolution. That why it is behaving like that, what are the genes responsible for it, and what are the evolution has took place in respect to a certain species with respect to its own environment, right? Then define the term spatial niche. See, सबसे पहले हैबिटेट समझो. हैबिटेट मतलब एकदम आसान भाषा में बताऊं तो किसी भी एनिमल का या किसी भी लिविंग बीइंग का एड्रेस उसका हैबिटेट होगा. और अगर मैं नीश को एकदम आसान भाषा में बताऊं तो वो वहाँ पर क्या करता है, उसका प्रोफेशन, वो वहाँ पर किस तरह से रोल प्ले करता है, कैसे अपने एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है, वो क्या होगा? नीश होगा. तो ये वो कहाँ पर रहता है और वो करता क्या है, ये डिफरेंस है हैबिटेट और नीश में. तो स्पेशल नीश, स्पेशल समझ में आता है क्या? स्पेस. सो इट डील्स विद द फिजिकल स्पेस occupied by the organism. Okay. What is ESS? See, basically ESS is evolutionary stable strategy. मतलब कि कोई भी फॉर एग्जाम्पल अ जेनेटिकली डिस्टिंक्टिव सेट ऑफ रूल्स फॉर बिहेवियर दैट व्हेन adopted by a certain proportion of the population cannot be replaced by any alternative strategy.
मतलब कि कोई एक पॉपुलेशन ने कोई एक बिहेवियर को अडॉप्ट कर लिया है और वो जो अडॉप्ट किया है कुछ रूल्स, उसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता किसी दूसरी स्ट्रैटेजी से। अगर हम लोग टेक्स्ट बुक से एग्जाम्पल ले तो हमारे टेक्स्ट बुक में जो एग्जाम्पल दिया हुआ है ESS को लेके, वो क्या है कि अगर हम सेक्स रेशो की बात करते हैं किसी भी पॉपुलेशन में, तो वहाँ पर लाइक द मेल्स एंड फीमेल्स आर इन रेशो ऑफ 1:1। ठीक है, मेल्स और फीमेल्स कैसे रेशो में हैं? 1:1 के रेशो में हैं। तो जनरली ये सबसे मोस्ट कॉमन इवोल्यूशनरी स्टेबल स्ट्रैटेजी है, इसको अफेक्ट नहीं किया जा सकता। राइट। क्वेश्चन नंबर 6 इज डिफाइन द टर्म हैबिटेट। अभी जस्ट हमने डिस्कस किया हैबिटेट क्या है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का घर, उसका एड्रेस जहां पर वो रहता है, और उस हैबिटेट में वो सारे ही एनवायरमेंटल कंडीशंस ऑर्गेनिज्म के फेवर में होते हैं जो उसको जीने के लिए जरूरी है। आप जहां भी रहते हैं आप वहां पर इसके सर्वाइव कर रहे हैं क्योंकि वहां के कंडीशंस आपके लिए फेवरेबल है। वहां पे जो भी चीजें है, क्लाइमेट है, अवेलेबिलिटी है, वो आपको सूट कर रही है, आपको वहां पर अच्छा लग रहा है। राइट। सो habitat meets all the environmental conditions an organism needs to survive. Okay guys, then question 7, rearrange the terms the population, biome, community and organism in ecological hierarchy. ठीक है, तो सबसे छोटा क्या है? ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, हम लोग ये जा रहे हैं छोटे से बड़ा जा रहे हैं, ये हम असेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं। ठीक है, सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म है। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म सेम स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म क्या बनाते हैं? पॉपुलेशन बनाते हैं। बहुत सारे पॉपुलेशन आपस में इंटरैक्ट करके कम्युनिटी बनाते हैं और बहुत सारी कम्युनिटी क्या बनाती हैं? बायोम बनाती हैं। ठीक है, सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। क्वेश्चन 8 बोलता है व्हाट एलेन्स रूल इंडिकेट्स इन अडेप्टेशन। एलन का रूल बहुत ही सिंपल है। देखो, रूल पे जाने से पहले ये तो बहुत ही कॉमन एग्जांपल हमारे लोअर स्टैंडर्ड में था कि अगर एक कप है, वो कप में हमारे पास क्या है? चाय है। तो वो कप में चाय जल्दी ठंडी होगी या फिर जो सॉसर है, सॉसर में चाय जल्दी ठंडी होगी? तो हमारा आंसर हमेशा क्या होता था? सॉसर। क्यों ये आंसर था? क्योंकि जिसका सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा, है ना, जिसका सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा और वहां से हीट का लॉस उतना ज्यादा होगा। इसके लिए जो चाय है वो सॉसर में क्या होगी? जल्दी ठंडी होगी। और इसके कंपैरिजन में कप का जो सरफेस एरिया है वो कम है, इसके लिए वहां पर चाय कंपैरेटिवली धीरे ठंडी होगी। ठीक है, क्योंकि सरफेस एरिया कम है तो हीट का लॉस वहां से कम है एज कंपेयर टू सॉसर। सो हियर एलेन्स के रूल में भी है कि मैमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट्स जनरली हैव शॉर्टर स्नाउट, ईयर्स, टेल एंड लिम्स टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ बॉडी हीट। देखो, अभी इसको यहां से कनेक्ट करो कि इनका बॉडी इतना छोटा है, लिम्स छोटे हैं, जो स्नाउट होता है जैसा नोज की तरह निकला हुआ होता है, नोज और माउथ के साथ में ऐसा है, वो मतलब बॉडी के पार्ट्स छोटे हैं, बॉडी इसके लिए छोटा है क्योंकि उनका सरफेस एरिया कम हो। सरफेस एरिया कम होगा तो बॉडी से हीट कम लॉस होगा। एक तो वैसे ही वहाँ पर इतनी ठंड है कि बाहर से कहीं हीट मिल नहीं पा रही, जो भी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म करके हीट जनरेट हो रही है वो भी क्या हो जाएगी? अगर बॉडी का सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से क्या हो जाएगी? एस्केप हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, तब तो जीने के वांदे हो जाएंगे, है ना। इसके लिए अगर बॉडी का सरफेस एरिया कम होगा तो इट विल मिनिमाइज द लॉस ऑफ बॉडी हीट। क्या बोलते हो, समझ में आ गया? ये था हमारा 1 मार्क्स का क्वेश्चन। दूसरा है 2 मार्क्स का क्वेश्चन।
सबसे फर्स्ट क्वेश्चन एकदम एज इट इज बहुत ही अच्छे से टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 293 पे दिया हुआ है, इसलिए मैंने उसको लिखा नहीं आप लोगों के लिए, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 से जाते हैं। डिफाइन द टर्म बायोम एंड पॉपुलेशन। अभी हमने डिस्कस किया था कि बायोम क्या है, एक बहुत ही बड़ा लार्ज रीजनल टेरेस्ट्रियल यूनिट है विच इज डिलिमिटेड, दैट मीन्स इट इज नॉट लिमिटेड, it is not limited by a specific climatic zone having a major vegetation zone and the associated fauna। और बहुत ही बड़ा रीजनल टेरेस्ट्रियल यूनिट है जिसकी लिमिट नहीं है, वहाँ पर स्पेसिफिक क्लाइमेटिक जोन है और उस स्पेसिफिक क्लाइमेट की वजह से वहाँ की स्पेसिफिक सॉइल, टेम्परेचर और डिफरेंट बायोटिक अबायोटिक फैक्टर्स के वजह से वहाँ पे कुछ स्पेशल, कुछ मेजर क्या है, फ्लोरा है और उन फ्लोरा से एसोसिएटेड उसके फोना है ना। फोना मीन्स ऑलवेज रिमेंबर एनिमल्स एंड फ्लोरा मीन्स नेचुरल वेजिटेशन। पॉपुलेशन भी हमसे पूछ रहे हैं, तो पॉपुलेशन हमने अभी 2 बार डिस्कस कर लिया, फिर भी एक बार देख लेते हैं। ऑर्गेनिज्म ऑफ अ सेम काइंड इनहैबिटिंग मीन्स रिसाइडिंग इन अ ज्योग्राफिकल एरिया कॉन्स्टिट्यूट पॉपुलेशन। पॉपुलेशन सिर्फ ह्यूमंस का होता है ऐसा नहीं है। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर एरिया की बात करो और वहाँ पर अगर हम क्या करें, जो डॉग्स है उनका नंबर काउंट करें और हम उस एरिया को मार्क करके वहाँ पे बात करें कि यहाँ पे पिछले 2 सालों से कितने डॉग्स है, मान लो 10 डॉग है, तो मतलब इस पर्टिकुलर एरिया की इन 2 सालों से कितनी पॉपुलेशन है डॉग्स की, 10 है। तो इसका मतलब पॉपुलेशन किसी भी स्पीशीज की हो सकती है इन अ पर्टिकुलर एरिया इन अ पर्टिकुलर टाइम। ओके, वो इंसेक्ट हो सकते हैं, बर्ड हो सकते हैं, ट्रीज हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। क्वेश्चन 3, हाउ हैबिटेट डिफर्स फ्रॉम नीश। मैंने बोला था हैबिटेट एड्रेस है और नीश क्या है, उसका प्रोफेशन, उसका काम धाम, के वो क्या काम करता है एनवायरनमेंट के लिए। सो हैबिटेट इज अ प्लेस और द सेट ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन जहाँ पे ऑर्गेनिज्म क्या करता है, वहाँ पे वो रहने के लिए एकदम फिट है, कंडीशंस उसके फेवर में हैं, वो सर्वाइव अच्छे से कर सकता है और वो अपने आप को ढालेगा, वो अपने आप को ढालेगा ताकि वो क्या कर सके, उस पर्टिकुलर कंडीशन में अच्छे से सर्वाइव कर सके। जैसे जैसे कंडीशन चेंज होगी वो अपने आप को ढालेगा उसमें बेटर फिट होने के लिए। ठीक है, नीश क्या है, नीश डिनोट्स द फंक्शनल रोल प्लेड बाय एन ऑर्गेनिज्म इन इट्स एनवायरनमेंट। हर ऑर्गेनिज्म अपने अपने एनवायरनमेंट के लिए क्या करता है, एक सर्टेन रोल प्ले करता है। ठीक है, सबका कुछ ना कुछ काम है एनवायरनमेंट के तरफ और एनवायरनमेंट के लिए, तो वो क्या होता है, पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का नीश होता है। क्वेश्चन 4, हाउ टेम्परेचर एक अबायोटिक फैक्टर है। Abiotic means non-living and biotic means living. How temperature as an abiotic factor plays a role in ecology. देखो हमने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है कि जो टेम्परेचर, जो भी हमारे बॉडी के अंदर एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स बेसिकली क्या होते हैं, कैटलिस्ट होते हैं जो बॉडी के अंदर भी कोई ना कोई रिएक्शंस को अंजाम देते हैं। तो सारे ही एंजाइम का काम करने के लिए उनको एक ऑप्टिमम टेम्परेचर की ज़रूरत है, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर, pH है ना, एक्सेट्रा की ज़रूरत है। तो इसीलिए देखो हम लोग हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 35 to 37 डिग्री सेल्सियस क्यों मेंटेन करते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में बहुत सारे काम करने वाले एंजाइम्स वो अपने एकदम बेस्ट एफिशिएंसी से काम करते हैं 37 डिग्री सेल्सियस पे ही। दैट इज द रीजन वी हैव टू मेंटेन आवर इंटरनल एनवायरनमेंट। Okay, so temperature affects the enzyme kinetics of the cell and thus the entire metabolism, activity and other physiology of the organism. समझ रहे हो, तो जो भी ऑर्गेनिज्म जिस टेम्परेचर में रहता है उस पे उस टेम्परेचर का बहुत बड़ा प्रभाव, अफेक्ट होता है। Question 5, define the term adaptation.
देखो अडेप्टेशन क्या है कि जहाँ आप रहते हैं वहाँ पर चेंजेस होंगे ही, एनवायरनमेंट में चेंज होंगे ही, तो आप वहाँ से भाग नहीं सकते, आप वहाँ से छुप नहीं सकते। आपको क्या करना होगा, उसका सामना करना होगा और अपने आप को उस एनवायरनमेंट में फिट होने के लिए ढालना होगा ताकि आप उसमें सरवाइव कर सके। तो उसे हम क्या कहते हैं, अडेप्टेशन। सी द प्रोसेस ऑफ अ चेंज बाय विच एन ऑर्गेनिज्म और स्पीशीज बिकम्स अ बेटर सूटेड टू इट्स एनवायरनमेंट इज कॉल्ड व्हाट, अडेप्टेशन। ओके अब इसका एडवांटेज क्या है, अगर आप समय के हिसाब से, एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को नहीं ढालेंगे, नहीं बदलेंगे, तो आप क्या हो जाएंगे, शिकारी का शिकार बन जाएंगे। लेकिन अगर आप ढाल लेते हैं, अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, तो अडेप्टेशन कैन प्रोटेक्ट एनिमल्स फ्रॉम प्रेडेटर्स। अगर आपका शिकारी बहुत फास्ट है तो आपने भी अपने आप को ढाला, आपने भी अपने आप को फास्ट किया, है ना, कहीं आपने छुपने का इंतजाम किया, तो ये आपने अडेप्ट किया और आप क्या कर सकते हो, शिकारी से बच सकते हो। देखो जैसे कि बहुत सारे स्पीशीज होते हैं, वो क्या करते हैं, कैमोफ्लाज का काम करते हैं। कैमोफ्लाज मतलब अपने सराउंडिंग में इस तरह से फिट हो जाते हैं कि समझ में नहीं आता कि वो पत्ता है या फिर वो इंसेक्ट है, वो कीचड़ है या फिर वो टोड़ है ना। तो वो ऐसे कैमोफ्लेज हो जाते हैं और अपने प्रेडेटर्स को क्या देते हैं, चकमा देते हैं। तो ये भी उनका एक तरह का क्या है, अडेप्टेशन है। इसके अलावा जो हमारा कैक्टस प्लांट है उसके भी जो थॉर्न्स है वो उसका अडेप्टेशन है, ताकि वो जो लीफ होते हैं, लीफ क्या करते हैं, लीफ के अंदर जो स्टोमाटा होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा वाटर इवेपोरेट करते हैं। तो एक तो ऑलरेडी डेजर्ट में कैक्टस को पानी की कमी है, ऊपर से लीफ क्या करेंगे, वाटर इवेपोरेट करेंगे। तो इन्होंने क्या किया है, कैसे इन्होंने अडेप्ट किया है, थॉर्न्स डेवलप कर लिया है कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, है ना। तो वो बहुत ही, तो जो उनका जो कैक्टस का अगर आप देखोगे स्ट्रक्चर, तो थॉर्न्स हैं प्लस वो जो उनका फ्लैशी पार्ट जैसा दिखता है वो काफ़ी ज़्यादा वैक्सी भी है, जिसके वजह से वाटर इवेपोरेट नहीं हो पाता, और ये थॉर्न्स के वजह से उनको हर्बीवोरस एनिमल खा नहीं पाते। कौन खाएगा इतने कांटे वाला झाड़, है ना। तो ये डिफरेंट लिविंग बीइंग का क्या है, अडेप्टेशन है, अपने अपने शिकारियों से बचने के लिए, अपनी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए और वहां पर सरवाइव करने के लिए। इसके अलावा अडेप्टेशन क्या कर सकता है, उनको हार्श वेदर से भी बचा सकता है। कैसे बचाएगा हार्श वेदर से, अभी हमने पीछे देखा था जो एलेंस का रूल, तो उसमें जो एनिमल्स ने अडेप्ट किया है वो उनको क्या करता है, हार्श वेदर से बचाता है ना। देन क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट इज मोर्टालिटी। मोर्टालिटी सीधा क्या है, डेथ रेट है। उसके दो टाइप क्या है, हमने दोनों भी डिस्कस किए हैं, एब्सोल्यूट मोर्टालिटी एंड रियलाइज्ड मोर्टालिटी। हमेशा याद रहे रियलाइज्ड मोर्टालिटी ज्यादा होगी एब्सोल्यूट मोर्टालिटी से। क्वेश्चन 7, define the term population interaction, state its two types। सी पॉपुलेशन इंटरैक्शन नाम से क्या समझ में आ रहा है कि दो डिफरेंट पॉपुलेशंस के बीच में क्या हो रहे हैं, इंटरैक्शन। इट रिफर्स टू द इफेक्ट्स दैट द ऑर्गेनिजम्स इन अ कम्युनिटी हैव ऑन वन अनदर, कि किस तरह से जो दो डिफरेंट पॉपुलेशन एग्जिस्ट कर रही है उन दोनों का एक दूसरे पर इम्पैक्ट क्या है, असर क्या है, वो क्या है, पॉपुलेशन इंटरैक्शन। इंटरैक्शन दो टाइप के हो सकते हैं, इंट्रास्पेसिफिक और इंटरस्पेसिफिक। इंट्रास्पेसिफिक मतलब जब सेम स्पीशीज में हो, विद इन द सेम स्पीशीज, एंड इंटरस्पेसिफिक मीन्स बिटवीन टू डिफरेंट स्पीशीज। कैसे हम लोग बोलते हैं इंटर कॉलेज कंपटीशन, तो इंटर कॉलेज कंपटीशन में 2, 3, 4, 5 कॉलेज के बीच में कंपटीशन होता है, और इंट्रा कॉलेज कंपटीशन में उस कॉलेज के अंदर ही हम लोग आपस में compete करते हैं, वो इंट्रा कॉलेज होता है। तो इस तरह से आप लोग याद रखो इंट्रा स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक, ठीक है।
लेट्स गो टू 3 मार्क्स क्वेश्चन। फिर आ गया अनिश, हमने डिस्कस किया है ये क्या है, फंक्शनल रोल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म प्लेड बाय एन ऑर्गेनिज्म इन इट्स एनवायरमेंट। डिफरेंट टाइप भी पूछा है, हमें एनी टूल बताना है। तो स्पेशियल और हैबिटेट नीश मतलब कि वो कैसे फिजिकल स्पेस ऑक्यूपाई करता है और वहाँ पे वो क्या रोल प्ले करता है। और ट्रॉपिक नीश मतलब कि आपने लोअर स्टैंडर्ड में देखा होगा किस तरह से हम लोग ट्रॉपिक लेवल बनाते थे, प्रोड्यूसर, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, एपेक्स प्रेडेटर। तो उनका एक ये अलग अलग ट्रॉपिक लेवल है। तो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का इज अ पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल ऑफ फूड चेन पर क्या उनका इंटरेक्शन होता था, क्या वो रोल प्ले करते थे, वो क्या होगा उनका ट्रॉपिक नीश। ठीक है, 3 टाइप के वैसे होते हैं, हमको सिर्फ 2 ही लिखना था। Question number 2 is define a mutualism. A mutualism is a type of relationship between the host and a symbiont where both organisms benefit and no one is harmed. Basically mutualism is a win-win situation जहाँ पर 2 डिफरेंट स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म एक साथ रह रहे हैं और दोनों भी उससे क्या कर रहे हैं, बेनिफिट उठा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स गिव ऑफ ऑक्सीजन विच इज इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमंस। प्लांट्स हमको ऑक्सीजन देते हैं, वो हम इनहेल करते हैं, ठीक है, और हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं जो प्लांट इनहेल करते हैं। तो प्लांट्स ने जो एक्सेल किया वो ह्यूमंस ने इनहेल किया, और ह्यूमंस ने जो एक्सेल किया वो प्लांट्स ने इनहेल किया। तो ऐसे लेन देन करके हम दोनों का भी क्या चल रहा है, काम चल रहा है, हम भी फायदे में हैं और प्लांट्स भी फायदे में हैं। तो ये क्या हुआ, म्यूचुअलिज्म वेयर वी बोथ आर इन विन विन सिचुएशन। ओके, then question number 3, explain any 3 important characteristics of population. Important characteristic of population are as follows. See, population size and density. अगर हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी इज बेसिकली नंबर ऑफ पीपल रिसाइडिंग इन पर स्क्वायर किलोमीटर का एरिया। मतलब अगर मैं बोलूं कि मुंबई देखो, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है वहां पर खचाखच भीड़ है ना, वहां पर 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में हजारों लोग रहते हैं। तो वहां पर डेंसिटी, घनत्व क्या है, ज्यादा है, बहुत ज्यादा घना है, घनी आबादी है। लेकिन अगर हम लोग बात करें अरुणाचल प्रदेश की या कोई भी ऐसे रिमोट एरिया की जहां पर फैसिलिटीज की कमी है, तो वहां पर आप क्या देखोगे, एक घर यहाँ है, दूसरा घर की 10 मिनट की दूरी पे है, तीसरा घर और 10 मिनट की दूरी पे है। तो वहां पर 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में कम लोग रहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं पे 10 पर्सन रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर तो ये वहां की डेंसिटी हुई, 10 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। और अगर कहीं पर रहते हैं 500 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर तो ये वहां की डेंसिटी हुई। तो हमेशा डेंसिटी ज्यादा कहाँ पर होती है, जहां पर ज्यादा फैसिलिटीज होती है। लोग सिटीज में क्यों आते हैं, जॉब की तलाश में, पढ़ाई की तलाश में, है ना, और ट्रीटमेंट की तलाश में। तो यहाँ पर फैसिलिटीज है, स्कूल है, कॉलेज है, बैंक है, इंडस्ट्रीज है, फैक्ट्री है, हॉस्पिटल्स है। तो लोग अलग अलग मकसद से क्या करते हैं, सिटीज में माइग्रेट करते हैं, विच अल्टीमेटली changes the population dynamic of that particular area, particular city, and increases the population density of that particular area, right? Then हमने नेटालिटी भी डिस्कस कर लिया है, मोर्टालिटी भी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। नेटालिटी अगर ज्यादा है, अगर नेटालिटी ज्यादा है मोर्टालिटी से, तो पॉपुलेशन क्या होगी, बढ़ती ही जाएगी,
ठीक है। और अगर मोर्टेलिटी ज़्यादा है नेटालिटी से तो पॉपुलेशन घटती जाएगी। लेकिन आज का जो हमारा इंडिया का सिनेरियो है वहाँ पर नेटालिटी ज़्यादा है मोर्टेलिटी से। इसके रीज़न बहुत सारे हैं। डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके साथ साथ में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट आने की वजह से बहुत सारे डिफरेंट बीमारियों की मेडिसिन आने की वजह से लोग क्या हो जाते हैं, बीमारियों से बच जाते हैं। चाइल्डलेस कपल को भी डिफरेंट मेथड से चाइल्ड प्रदान कर सकते हैं, तो वहाँ पर भी पॉपुलेशन है जो बढ़ रही है ना। पर इसके अलावा जो हमारे गांव टाइप इलाका है वहाँ पर लड़के की चाहत में बहुत सारी लड़कियां हो जाती हैं। मीन्स बहुत सारे रीज़न है जो क्या करता है, नेटालिटी को बढ़ाता है। ओके। और अगर एज स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसे कि पॉपुलेशन में सारे ही एज के लोग हैं। प्री रिप्रोडक्टिव एज वाले भी है, रिप्रोडक्टिव एज वाले भी है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज वाले भी है। इसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे एकदम डिटेल में। वैसे हमारे यहाँ पे 3 तो हो ही चुका है, 1, 2 एंड 3। ओके। क्वेश्चन नंबर 4 इज एक्सप्लेन डिफरेंट पॉपुलेशन इंटरेक्शन विथ एग्जाम्पल। पॉपुलेशन इंटरेक्शन मतलब फिर से वही कि 2 डिफरेंट पॉपुलेशन के बीच में किस तरह से इंटरेक्शन है, वो पॉपुलेशन इंटरेक्शन है। तो अब ये डिफरेंट टाइप के हैं। तो सबसे फर्स्ट म्यूचुअलिज्म जो हमने डिस्कस किया, दोनों ही केस में क्या है, विन विन सिचुएशन है। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, एनिमल्स एंड प्लांट्स। कमेंसलिज्म में एक प्रॉफिट में है लेकिन दूसरा ना प्रॉफिट में है ना लॉस में है, ये न्यूट्रल है। इसको ना तो फायदा है ना तो नुकसान है। जो हमने एमसीक्यू में डिस्कस किया, कैटल इग्रेट एंड बफेलो या कोई भी ग्रेजिंग कैटल। थर्ड इज अ पैरासाइटिज्म, जहां पर एक ऑर्गेनिज्म बेनिफिट में है और दूसरा क्या है, लॉस में है। बहुत ही सिंपल एग्जांपल है ह्यूमन। और जो बालों में देखा होगा अक्सर लड़कियों के ज्यादा होती है, बालों में जो जूं होती है या फिर जो भी है खटमल है, बेडबग है, या फिर जो लीच है, जोंक जिसको बोलते हैं, जो क्या करते हैं, खून चूसने का काम करते हैं, है ना। ये सारे ही एग्जाम्पल मैंने आपको एक्टोपैरासाइट के दिए हुए हैं। ठीक है। तो ये हमारा खून चूस रहे हैं, इनका पेट भर रहा है, इनको टेस्टी जो भी हमने खाया इतनी मेहनत से, है ना, कहाँ फ्री का पार्टी हमने ढूंढ के खाया, हमने इतनी मेहनत की उसके लिए, तो वो सारा इनको ऐसे ही खाया हुआ पचा पचाया फ्री में मिल जा रहा है। इनका तो फायदा है पर हमारा क्या है, लॉस है। सो दिस इंटरेक्शन इज व्हाट, पैरासाइटिज्म। ठीक है, एक का फायदा है एक का नुकसान है। अगेन व्हाट इज कमेंसलिज्म, एक्सप्लेन इट विथ सुटेबल एग्जाम्पल, नॉट रिपीटिंग अगेन, तुम लोग ही पक जाओगे। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द रोल ऑफ एनी 3 अबायोटिक फैक्टर्स अफेक्टिंग द एनवायरनमेंट। देखो हमने टेम्परेचर तो डिस्कस किया कि किस तरह से टेम्परेचर एक अबायोटिक फैक्टर है और कैसे वो उस पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले ऑर्गेनिज्म की या फिर प्लांट के बॉडी के एंजाइम काइनेटिक्स को अफेक्ट करता है, कैसा मेटाबॉलिज्म बढ़ा घटा सकता है और उसके बॉडी के डिफरेंट फिजियोलॉजी को अफेक्ट कर सकता है। इसके अलावा सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज वाटर। देखो वाटर के बारे में तो जितनी तारीफें किया जाए, जितनी उसकी इंपॉर्टेंस बताया जाए वो कम ही है, और कोई ऐसा नहीं है जो वाकिफ नहीं है कि वाटर की इंपॉर्टेंस क्या है। धरती पे दुनिया बसने का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर वाटर खुद है, राइट। और हमारे बॉडी में अभी कोई भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी 60 to 70% किसकी रहती है, वाटर की ही रहती है। सो द प्रोडक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स आर ऑल्सो हेविली डिपेंडेंट ऑन वाटर। सो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर हैज अ वेरी ग्रेट अफेक्ट ऑन द ऑर्गेनिज्म। वाटर की अवेलेबिलिटी के हिसाब से फॉर एग्जाम्पल डेजर्ट है, डेजर्ट में जो प्लांट्स पाए जा रहे हैं, एनिमल्स पाए जा रहे हैं, वो वहां पर कम पानी में रहने के लिए अडेप्टेड है। जहां पर ज्यादा पानी है वहां पर जो फ्लोरा एंड फौना पाया जाएगा वो डिफरेंट होगा,
समझ रहे हो। थर्ड इंपॉर्टेंट इज अ सॉइल। देखो सॉइल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अबायोटिक फैक्टर है, क्योंकि कितने सारे ऐसे बैक्टीरियाज या ऑर्गेनिज्म हैं जिन्हें की लाइफ सॉइल से शुरू होकर सॉइल में ही खत्म हो जाती है। इसके अलावा पूरी दुनिया टिकी हुई है किस पे, मतलब कोई कुछ भी कर ले उसको खाना तो है ही, एग्रीकल्चर तो होना ही चाहिए, खाना तो चाहिए पेट में, कोई कितना भी पढ़ ले कुछ भी कर ले कुछ भी कर ले, है ना। तो वो एग्रीकल्चर सिर्फ और सिर्फ किस में हो सकता है, सॉइल में। तो सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक है, वो सॉइल का कंपोजिशन क्या है, वो उसका ग्रेन साइज, मतलब कि सॉइल कितना फाइन है, जाड़ा है, पेबल्स है, कैसा सॉइल है वो कितना परकोलेशन एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, मतलब कि जो पानी है वो कितना उसके अंदर से सीप होके अंदर जा सकता है, कितना पानी वो होल्ड कर सकता है, उसका पीएच लेवल क्या है, उस सॉइल में कैसे मिनरल पाए जाते हैं, उसके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है, उसके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है, टोपोग्राफी मतलब कि माउंटेन है, प्लेटो है, प्लेन है, इन सारी बातों से बहुत इफेक्ट पड़ता है। और ये सब डिटरमाइन करेंगे कि अगर ये सब कैसा होगा तो वहाँ पे कैसा वेजिटेशन हो सकता है। सॉइल डिसाइड करेगी कि वहाँ पर क्या चीज़ बेटर फ्लरिश कर पाएगा, राइट। डिफरेंट सॉइल में डिफरेंट सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक होने की वजह से वहाँ पे जो क्रॉप्स ग्रो होते हैं वो भी क्या होते हैं बच्चों, डिफरेंट होते हैं। हम लोग हर जगह हर चीज नहीं ग्रो कर सकते, राइट। क्वेश्चन 7, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रोथ मॉडल्स। ठीक है, तो यहाँ पर सुपर मॉडल ऑफ द ईयर नहीं बताना है, यहाँ पे ग्रोथ मॉडल बताना है। दो ही ग्रोथ मॉडल है हमारे पास, एक्सपोनेंशियल मॉडल और लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। ठीक है, अब जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, जरा एक बार स्टेटमेंट देखते हैं, पर इसका ग्राफ देखेंगे। देखो, एवरी स्पीशीज इज केपेबल ऑफ ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली। एकदम कोई भी स्पीशीज है वो एकदम धड़ल्ले से क्या हो सकती है, उसकी तादाद, उसका काउंट बढ़ सकता है अगर उसके पास रिसोर्सेस अनलिमिटेड है, उसके पास खाने की, पीने की, रहने की कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, उसको कोई टेंशन नहीं है ना। तो उसकी जो पॉपुलेशन है वो एकदम धड़ल्ले से क्या हो सकती है, बढ़ सकती है। लेकिन रिसोर्सेज जैसे कि फूड है, स्पेस है, ये हर बार अनलिमिटेड नहीं होते। ठीक है, तो जब ये अनलिमिटेड नहीं होते हैं तो ये लिमिटेड होते हैं, और अगर ये लिमिटेड है और पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ते जा रहा है तो जाहिर सी बात है, पहले इतने बड़े एरिया में अगर 4 ही लोग खाने जीने रहने वाले थे और अब ये से 4 से क्या हो गए हैं, 40 हो गए हैं, तो आपस में क्या होगा, कंपटीशन होगा, आपस में लड़ाई मारपीट होगी। किस लिए, रिसोर्सेज के लिए। इसमें कोई ना कोई मतलब जो आपस में लड़ेंगे तो कोई ना कोई इसमें क्या होगा, शहादत हासिल होगी, शहीद होगा, है ना। मतलब अल्टीमेटली जो रेट है जिस हिसाब से पहले ग्रो हो पा रहे थे वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यहां देखो, ये है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ये जैसे जैसे टाइम जाएगा ये धीरे धीरे क्या होंगी, पॉपुलेशन साइज बढ़ेगी 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 और एक बैग एकदम से बढ़ जाएगी। लेकिन उसके बाद वो क्या हो जाएगी, ये ऐसी क्या बढ़ते हुए नहीं चले जाएगी, है ना। क्या आएगा इसमें, स्लो डाउन आएगा। दूसरा है लॉजिस्टिक ग्रोथ। लॉजिस्टिक ग्रोथ क्या है, देखो, अ पॉपुलेशन ग्रोइंग इन अ हैबिटेट विथ लिमिटेड रिसोर्सेस। ठीक है, यहां पर पहले से ही रिसोर्सेस क्या थी, लिमिटेड थी। शो इनिशियली अ लैग फेज फॉलोड बाय फेजेस ऑफ एक्सेलरेशन एंड डिसेलरेशन एंड फाइनली एन असिम्प्टोमेट व्हेन द पॉपुलेशन डेंसिटी रीचेस द कैरिंग कैपेसिटी। सीधा यहाँ पे समझो, ये क्या है, जैसे ये टाइम वर्सेस पॉपुलेशन साइज हमने प्लॉट किया हुआ है, ये है हमारा लैग फेज। जब पॉपुलेशन क्या हो रही है, एडजस्ट हो रही है, धीरे धीरे ग्रो करने की कोशिश कर रही है। ये है लॉग फेज, जब एकदम धड़ल्ले से क्या हो गई, पॉपुलेशन बढ़ गई। लेकिन इसका कैरिंग कैपेसिटी इतना ही है, उस पर्टिकुलर एरिया का कैरिंग कैपेसिटी इतना ही है। तो उसके बाद तो क्या होगा, एक ठहराव आ जाएगा, एक पॉइंट आएगा जहां पर रुकना पड़ेगा, उसके आगे बात नहीं बढ़ सकती, तो वो क्या होगा, स्टेशनरी फेज।
ठीक है, जब भी आप ट्रेन में बस में जाते हो तो जब बस खाली आती है, ट्रेन खाली आती है, कितने फटाफट लोग उसमें ट्रेन में भाग के चढ़ जाते हैं, एकदम जल्दी जल्दी उसको क्या कर देते हैं, पूरी ट्रेन खचाखच भर जाती है। लेकिन जब वो 4 स्टॉप आगे रुकती है तब उसमें ऐसा हमको फील नहीं होता है कि अंदर कोई आया है, एक स्टेशनरी फेज आ जाता है। तब ट्रेन का कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा हो जाते हैं लोग, है ना। तो कोई भी रीजन अपनी कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा लोगों को उसमें अकोमोडेट नहीं कर पाएगा और अल्टीमेटली उसका जो ग्राफ है उसको क्या होना है, गिरना ही है। ठीक है। देन 4 मार्क्स क्वेश्चन इज डिफाइन पॉपुलेशन ग्रोथ, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एज पिरामिड। पॉपुलेशन ग्रोथ एकदम सिंपल है। देखो, मान लो कि आपको 10th में आए थे 70%, ठीक है, और 12th में आएंगे 90%। सुन के कितनी खुशी हुई ना तुम लोगों को, है ना, है ना, है ना। तो अगर हम डिफरेंस देखें तो कितने का डिफरेंस है, 20 का। तो जब आपको 12th में 90% आ जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे कि इसका ग्रोथ हुआ है 20%, है ना। तो वैसी पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ इज द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन। मतलब कि जो हमारा लास्ट सेंसस था, लास्ट सेंसस से इस सेंसस में कितने लोगों की बढ़ोतरी हुई है, वो होगा हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है। A population pyramid, also called an age gender pyramid, is a graphically illustrated data that shows the distribution of various age। देखो, मैंने तुम्हें पीछे बोला था कि हम लोग एज पिरामिड थोड़ा डिटेल में देखेंगे, तो अभी आ गया हमारा वक्त डिटेल में देखने का। ये जो भी हम लोग देख रहे हैं, आप लोग देख रहे हो सामने स्क्रीन पे, वो क्या है, वो कुछ फिगर्स है जो क्या दे रहे हैं, हमको आइडिया दे रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड का। ठीक है। अभी पिरामिड पे जाने से पहले ज़रा सा एज स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं। पॉपुलेशन में ऐसा नहीं है कि सारे लोग जवान हैं, सारे बूढ़े हैं, सारे बच्चे हैं, ऐसा नहीं है। इसमें हर एज के लोग हैं, है ना। तो बेसिकली जिनकी एज 0 to 14 ईयर्स ऑफ एज है, इनको हम मानते हैं प्री रिप्रोडक्टिव एज। ये अभी रिप्रोडक्शन करने के काबिल नहीं है और इनका अभी फ़िलहाल पॉपुलेशन में कोई योगदान नहीं है। एज 15 to 44 वाले ये रिप्रोडक्टिव एज के लोग हैं, जिनको हम यंग मानते हैं और इनके ऊपर ही डिपेंडेंट ये और ये दोनों हैं। 45 प्लस वाले क्या है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले हैं। ठीक है। इनका समय ख़त्म हो चुका है और अभी इनका टाइम आएगा और इनका टाइम चल रहा है। ठीक है। तो ये सारे ही पिरामिड्स में देखो, सबसे टॉप पे कौन पोस्ट है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज वाले, ये है रिप्रोडक्टिव एज वाले और ये है प्री रिप्रोडक्टिव एज वाले। ठीक है। तो देखो कि अगर इतने पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज वाले से इतने लोग हुए और इतने लोगों से इतने लोग हुए, तो अगर आप और देखोगे आगे तो ये जो पिरामिड का बेस है वो क्या होते जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, एक्सपांड होते ही जा रहा है। सो दिस शोज एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे 5 लोग थे, वो 5 से ये 10 हो गए, वो 10 से ये 15 हो गए, तो ये तो गारंटी है ना भैया आगे 20 होंगे, 25 होंगे। ये जो कार्यक्रम है ये चलता ही जाएगा। ये इंडिया की ग्रोथ है, रैपिड ग्रोथ, एवर इंक्रीजिंग, रुकने का नहीं, थकने का नहीं, लाइफ में आगे बढ़ते रहने का, पॉपुलेशन बढ़ाते रहने का। ओके। So the countries showing this type of growth is Kenya, Nigeria, Saudi Arabia and सबसे बड़ा इंडिया। ठीक है। Then the next is स्लो ग्रोथ। स्लो ग्रोथ में क्या है,
देख रहे हो कि ग्रोथ बहुत स्लो हो रही है, मतलब यहाँ पर 5 थे तो यहाँ पर 6 ही है, यहाँ पर 7 ही है, बहुत ही क्या हो रही है, स्लो ग्रोथ हो रही है। यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बहुत ही समझदार लोग हैं। ओके। ज़ीरो ग्रोथ, ज़ीरो ग्रोथ मीन्स यहाँ पर भी 5 थे, मान लो यहाँ भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है और लगता है आगे भी 5 ही रहेंगे, तो ये क्या है, ज़ीरो ग्रोथ है। ना तो यहाँ पर बढ़ रही है ना यहाँ पर घट रही है, बैलेंस बना के चल रहे हैं बेचारे। डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, इटली। नेगेटिव ग्रोथ में यहाँ पर 5 थे, यहाँ 4 हो गए, यहाँ 3 हो गए, अब यहाँ से आंकड़ा और नीचे ही जाने वाला है। ठीक है, नेगेटिव ग्रोथ एग्जाम्पल इज जर्मनी, बल्गेरिया एंड हंगरी। Okay, one more interesting fact is India is among one of the youngest population वाला country, जहाँ पर 70% population क्या है, यंग है। तो जो पॉपुलेशन है वो किसी भी कंट्री का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसोर्स होता है, अगर हम इसको सही दिशा में इस्तेमाल कर पाए तो। ठीक है। Question number 2 is which are different biotic and abiotic factors involved in ecology and how they play their role. So when we talk about a biotic factor means a living factor. ठीक है, तो a living is a living organism that shapes its environment. For example, producer, autotroph मतलब जो खुद का खाना खुद बनाते हैं। पूरा मान लो कि पूरा दुनिया, पूरा अर्थ किस पे टिका हुआ है, किस पे डिपेंडेंट है, हर ऑर्गेनिज्म, हर एनिमल प्रोड्यूसर पे। प्रोड्यूसर ही एक लौते ऐसे हैं जो खुद का खाना खुद बनाते हैं, जो सोलार एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके खुद भी बढ़ते हैं और पूरा जग को भी बढ़ाते हैं। सारे एनिमल्स, सारे बर्ड्स, ह्यूमंस सब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट हैं, प्लांट्स पे डिपेंडेंट हैं, है ना। तो एक होते हैं प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस करते हैं और दूसरे होते हैं कंज्यूमर जो इनको कंज्यूम करते हैं। तो दीज आर बायोटिक फैक्टर्स। वेयरएज अबायोटिक फैक्टर्स हमने डिस्कस किया है, टेम्परेचर, वाटर, दोनों। सो बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स वर्क टुगेदर टू क्रिएट अ यूनिक इकोसिस्टम। प्रोड्यूसर्स भी होना ज़रूरी है और कंज्यूमर्स भी होना ज़रूरी है। अगर ये प्रोड्यूस ना करें तो ये कंज्यूम क्या करेंगे, और अगर ये कंज्यूम ना करें तो ये इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि ये इतने मतलब कि इनकी ग्रोथ पे कोई चेक ही नहीं रहेगा और ये खुद ही क्या हो जाएंगे, पूरी रिसोर्सेस ऑक्यूपाई करके खुद ही समाप्त हो जाएंगे। ओके, सो बोथ आर नेसेसरी। So this was all from my side on the chapter organism and population question bank. I hope you all understood these things and it was helpful. I'll also share the PDF link. Okay, I'll post the PDF in the Telegram channel. So keep watching, keep learning, keep growing. Thank you. Bye bye. See you all tomorrow. Take care.